हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ माइक ड्रॉप। और आज का एपिसोड है यूक्रेन की गलियों से लेके रशिया यूक्रेन वॉर तक। और ये एपिसोड एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि दिव्यांशी ने नरेट की है और वो यूक्रेन में मेडिकल स्टूडेंट रह चुकी हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जानने वाले हैं कि यूक्रेन में जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे एट द टाइम ऑफ वॉर वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे और वहाँ से आने के बाद इवैक्यूएशन के बाद इंडिया में आने के बाद क्या प्रोसीजर रहा। ये सब देखने के लिए वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंजॉय करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो द पॉडकास्ट बिगिंस इन 3, 2, 1 गो। यो दिव्यांशी, वेलकम टू द शो और वेलकम टू इंडिया यार। थैंक यू सो मच। है ना, जनरली होता क्या है ना, जब कोई गेस्ट आता है, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले होते हैं तो मैं एक बड़ा फॉर्मल सा एक इंट्रो रखता हूँ। बट मुझे लगा कि अभी हमने रिसेंटली जितनी वीडियोस की हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही थी, बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली हो रही थी। तो मेरे को ये कुछ चीज़ें थी जो मैं जिनको लेके क्यूरियस था, तो लकीली तो अवेलेबल थी। तो ये भी एक ऐसा ही टॉपिक था जिसको मेरे को डिस्कस करना था कि एग्जैक्टली वॉर की सिचुएशन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे हैंडल कर रहे थे, किस तरीके की सपोर्ट उनको मिल रही थी। बट वहाँ जाने से पहले हम बैक स्टोरी से इसको कनेक्ट करेंगे। तो मैं शुरू वहीं से करना चाहूँगा कि कैसे 12th के बाद एडमिशन वगैरह हुआ था, क्या प्रोसीजर था, क्या मन था एग्जैक्टली, कैसे डॉक्टर बनना था, वो सब बता। तो बचपन से ही ड्रीम था मेरा डॉक्टर बनने का, बट जो प्रोसेस होता है वो नहीं पता था। तो फिर 12th के बाद पता चला कि ओके नीट देना होता है। तो जब नीट दिया तो फिर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। फिर और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। तो जो ओनली ऑप्शन मेरे पास था वो था फ़ॉरेन से मेडिकल करना। तो फ़ॉरेन में भी जो थोड़ी चीप कंट्रीज़ थी वो थी रशिया और यूक्रेन। तो मैंने यूक्रेन को चूज़ किया। तो उसका एडमिशन प्रोसेस बहुत ही इजी था। हमने एक कंसल्टेंसी से बात करी, उन्होंने सारा हमारा वीज़ा, पासपोर्ट और जो भी रिक्वायरमेंट थी वहाँ के एडमिशन के लिए, उन्होंने वो सारी फुलफ़िल करके बहुत ही स्मूथ एडमिशन करा दिया हमारा। तो अराउंड मेरा दिसंबर में मेरा बैच स्टार्ट होना था। तो मेरे को सिर्फ 1 मंथ लगा था पूरा एडमिशन प्रोसेस करने में और वीज़ा वगैरह सब करने में। तो दिसंबर को मैं पहुँच गई थी यूक्रेन में। तो जो नीट की जो कट ऑफ है, अपना जो हम इंडिया के हिसाब से जो कट ऑफ निकली और उसमें हमने जो भी स्कोर किया वो सेम कट ऑफ वैलिड होती है उधर भी ना? कोई अगर अलग से कोई एग्जाम नहीं देना होता? नहीं, नीट ही रिक्वायर्ड होता है बस। बट जो है आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स ठीक है आ जाता है इजीली, बट इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो ठीक है, अभी तुम लैंड कर गए हो वहाँ पे। तो सबसे पहले इंप्रेशन जो था कि अभी यूक्रेन आ गए हैं, ठीक है, इंडिया में एकदम सब बदल जाता है क्योंकि मैं व्लॉग्स वगैरह देखे हैं, है ना? तो अभी इंडिया का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है, इन्वायरमेंट एकदम सा अलग है, सब कुछ अलग अलग दिख रहा है एग्जैक्टली। तो वहाँ का इंप्रेशन कैसा था जब सबसे पहली बार पहुँचे? वहाँ का इम्प्रेशन तो बहुत ही अच्छा था। मुझे लगा था कि मैं कोई एक ड्रीम वर्ल्ड में आ गई हूँ, बिकॉज सारे में स्नो थी। ऑब्वियसली दिसंबर था तो स्नो तो थी। तो मुझे लगा था मैं कहीं स्विट्जरलैंड में तो नहीं पहुँच गई हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर कंट्री है, लाइक लिटरली बहुत सुंदर। तो वहाँ क्या 12 महीने ठंड रहती है? नहीं, 12 महीने नहीं रहती। वहाँ पे समर आती है, अराउंड 3 मंथ आती है सिर्फ, जून, जुलाई और मई। फिर उसके बाद से ही स्प्रिंग और विंटर स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। तो मतलब वैसा मौसम होता होगा जैसा अपनी तरफ मुंबई की तरफ होता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती? गर्मी ज़्यादा होती है उधर? गर्मी तो बिल्कुल नहीं होती वहाँ पे। वहाँ पे समर में भी बहुत ही प्लीजेंट सा मौसम रहता है। अच्छा। तो फिर जैसे हॉस्टल एलोकेट हुए थे तो हॉस्टल्स मिले थे तुमको या फिर तुमने जाके कुछ अलग से स्टेकेशन वगैरह कुछ किया था कि अभी हम पहुँचे हैं, अभी हम पहले कहीं बाहर होटल वगैरह लेंगे, फन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कॉलेज जाने का? नहीं, जब मैं पहुँची थी तो जो मेरे कंसल्टेंसी वाले थे उन्होंने ही मेरे को अपने 2-3 दिन तो उन्होंने ही अपने पास रखा था। जो भी स्टूडेंट आते हैं पहले जब तक उन्हें हॉस्टल अलॉट नहीं होता है तो वो उनको वहाँ पे स्टे करने देते हैं। फिर जब मुझे हॉस्टल मिला तो जो हॉस्टल मेरा था वहाँ पे मोस्टली फॉरेन स्टूडेंट्स थे। वहाँ पे सिर्फ मैं, मेरी एक रूममेट थी जो कि इंडियन थे और एक और था इंडियन वहाँ पे। तो बाकी सारे फॉरेनर्स थे और वहाँ पे हमें हॉस्टल मिला था। तो वेलकमिंग हैं लोग? जैसे अभी इंडियन लोग वहाँ जा रहे हैं तो स्किन कलर तो उनका भी थोड़ा वही ना, वाइट वाले लोग हैं ना उधर ज़्यादा, है ना? तो रेसिज्म वगैरह या फिर वेलकमिंग लगे तेरे को कि इधर से कोई ब्राउन लोग गए हैं तो लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको पहली बार जब वो उनसे मिल रहे हैं? क्योंकि वेब सीरीज़ वगैरह में तो कुछ ऐसा दिखा देते हैं। एग्जैक्टली यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे मतलब मैंने मूवीज़ में ही देखा है ऐसा कि लोग गए हैं तो उनको ब्राउन डॉग बोल दिया, क्रिकेट में भी होता है, ब्राउन डॉग बोल दिया, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, रेसिज्म कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ फेस हुआ था जब पहुँचे हैं? यूक्रेन में तो इंडियंस को बहुत ही वेलकम करते हैं वो लोग, बिकॉज
वो लोग बहुत फॉन्ड है हमारे बॉलीवुड से, अच्छा, तो वो देख के हाय हेलो सब करते हैं वहाँ पे। तो जानते हैं वो सब बॉलीवुड वगैरह? हाँ ऑब्वियसली, मैं एक दिन कैब में जा रही थी, हाँ, तो एक उन्होंने शाहरुख खान का कोई सॉन्ग लगाया हुआ था, तो मैं उनसे पूछ रही थी आर यू अ फैन ऑफ शाहरुख खान और समथिंग, हाँ, तो वो बोलते यस आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ शाहरुख खान। अच्छा। या तो जो वहाँ के लोग हैं वो इंस्पायर्ड हैं मतलब इंडिया से, लेकिन कल्चर में तो डिफरेंस होगा। इंडिया का कल्चर थोड़ा सा अलग है, उनका थोड़ा सा अलग होगा। तो एग्जैक्टली कैसे जी रहे हैं वहाँ के लोग, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे यूएसए वगैरह में बहुत सारे लोग हैं, तो उधर दो ही तरीके के लोग हैं कि या तो बिजनेस ओरिएंटेड हैं या फिर बहुत सारे होमलेस लोग हैं जिनको जनरली वो मीडिया में एक्सपोज नहीं करते हैं, बट जो लोग वहाँ पे रह के आते हैं ना, तो वो हमेशा यही बताते हैं कि बहुत सारे होमलेस लोग हैं। और न्यूयॉर्क जैसी जो उनकी सिटीज़ हैं जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस हैं, उनकी सच्चाई बिल्कुल अलग है कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, उनकी मेट्रोज काफ़ी गंदी हैं। तो ऐसा कुछ तेरे को वहाँ पे जाके जो लगा हो कि यूक्रेन का जो इकोसिस्टम है, यहाँ का जो कल्चर है, वो इंडिया से टोटली डिफरेंट है, तो वो एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन कर दो कैसा होता है। मतलब यूक्रेन में होमलेस लोग ऑब्वियसली वो हर जगह होते हैं कुछ कुछ, बट एज सच नहीं है, बहुत ही क्लीन कंट्री है। और जो मेरी सिटी थी, मैं डेनीप्रो में थी, वहाँ पे मुझे एक भी होमलेस नहीं दिखा, अच्छा, और सारे लोग बहुत अच्छे थे वहाँ पे। उधर जो इंडियंस वगैरह हैं वो सब एक ही तरफ रह रहे हैं कि मतलब किसी स्पेसिफिक सिटी में ज़्यादा इंडियंस हैं या ज़्यादा टूरिस्ट हैं, या फिर कोई जो सिटी है उधर सिर्फ कॉलेजेस ही हैं तो उधर सिर्फ स्टूडेंट्स ही रह रहे हैं, कुछ ऐसा है कि या फिर अच्छे से तुम डिस्पर्स्ड हो सारे में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में है। हाँ, यूक्रेन में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो मेडिकल करवाते हैं, हाँ, तो वो हर जगह है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में है। इंडियंस हैं, पूरे यूक्रेन में हैं एक्चुअली इंडियंस, बिकॉज सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज एक तो उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, अच्छा, मेडिकल की एजुकेशन बहुत अच्छी है, और ऑब्वियसली वो चीप भी है कंपेयर टू इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस, हाँ। तो यूक्रेन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो मतलब बन जाता है वो, एक ग्रुप बन जाता है कि काफ़ी लोग मिल जाते हैं ना, अकेला अकेला सा फील नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अकेला फील नहीं होता। अच्छा, तो यूक्रेन में अभी जैसे ग्रुप्स बन गए तुम्हारे, तो तुमने घूमना शुरू किया होगा कि एक्सप्लोर करते हैं सिटी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में? क्योंकि मेरे को ना जापान काफ़ी पसंद है, तो मैं वहाँ का ना पूरा सिस्टम देखता रहता हूँ, तो उन्होंने ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा ऐसा ट्रेन का एक ऐसा सिस्टम बनाया ना कि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पूरा मतलब पूरे शहर में आपको कहीं भी जाना है ना, आप थ्रू ट्रेन ट्रैवल कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या मीडियम होता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिससे आप लोग ट्रैवल कर रहे थे? वहाँ पे भी ट्रैम होती थी, जैसे एक मिनी ट्रेन होती है, हाँ, वहाँ पे एक ट्रैम होती थी, और मोस्टली वहाँ पे बस से ही ट्रांसपोर्ट था। वहाँ पे रिक्शा और ये सब तो नहीं थे ऑब्वियसली। अच्छा, तो सब लोग स्टूडेंट्स जो थे एक ट्रैम कार्ड बनाते थे, आप वो पूरे मंथ चलता था हमारा, स्टूडेंट उसी से ट्रैवल करते थे। अच्छा, तो तुमने फिर घूमा है ना, तुमने एक्सप्लोर किया पूरी सिटी को, तो क्या है वहाँ पे ऐसा घूमने का कि वो बड़ी अच्छी जगह है? ओके, घूमने की तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, बट मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई। बट जो मेनली मेरी सिटी में डेनीप्रो में एक जगह है सीच, और वो लिटरली मालदीव्स लगती है। अच्छा, जैसे तुम यहाँ से जाते हो और काफ़ी फेमस है कि पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है अपना गुजारा करने के लिए उधर, क्योंकि यहाँ की करेंसी में वहाँ की करेंसी में फ़र्क है। ऐसा ऐसा मैंने सुना है कि अगर तुम फॉरेन एडमिशन ले भी रहे हो तो तुम्हारी एजुकेशन तो शायद सस्ती हो जाएगी, बट जो लिविंग स्टैंडर्ड है क्योंकि वो हाई है, तो तुमको उसको स्मूथली चलाने के लिए तुमको पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं से अर्न करना पड़ता है। तो ऐसे तुम भी अर्न कर रही थी या फिर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स अर्न कर रहे थे? नहीं, मैं तो अर्न नहीं कर रही थी बिकॉज मैं अभी अभी गई थी, बट कुछ कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो कर रहे थे अर्न। मेरा एक फ्रेंड था जो कि एक्चुअली इलीगली भी अर्न कर रहा था, और काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा था। वो उसने अपनी पूरी फीस जो थी, ट्यूशन फीस, उसने अपने उस वर्क से ही करी थी। अच्छा, तो इलीगली कैसे, मतलब कैसे पकड़ा कैसे गया था, मतलब बेसिकली पता कैसे चला था कि इलीगली कुछ कर रहा है? क्योंकि वो मेरा दोस्त था, तो ओके सॉफ्ट कॉर्नर होता है सबको बताने का, उसने मेरे को बता दिया था। एक बार हम एक पार्टी में गए थे, क्रिसमस पार्टी चल रही थी, तो वहाँ पे एक डीजे आया हुआ था जो कि उसी के साथ उस इलीगल कंपनी में काम करता था। तब उसने बताया था कि आई नो दिस मैन, तो तब पता चला कि अच्छा ओके ऐसे भी चलते हैं। अगर जैसे स्टूडेंट्स ऐसा कुछ करते हैं कि इलीगल है वो, या फिर वो सबके सामने आ गया, ठीक है, तो क्या एक्शन क्या लेता है कॉलेज? कुछ एक्शन लेता है उसको पता चलने के बाद कि एडमिशन वगैरह कैंसिल हो गया कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
मोस्टली तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि कौन ही बताएगा कि हम इलीगली काम कर रहे हैं, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ये इलीगली वाला चीज़ तो तुमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जैसे इंडियन पार्टीज़ हैं तो इधर तो फिर भी उतना कल्चर ऐसा नहीं है कि ड्रग्स वगैरह ओपनली लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है फ़ॉरेन में काफ़ी ज़्यादा ड्रग का कल्चर है। तो ऐसा वहाँ पे होता था? तुमने ऐसा कुछ देखा था कि तुम किसी पार्टी में गए हो, किसी क्लब में गए हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह दिख रहे हैं? एकदम ऐसे शौक हो जाएगा ना इंसान कि कोई यहाँ से निकल गया, उसको अंदाज़ा ही नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल ही अलग कुछ देख रहा है। नहीं, ड्रग्स का वहाँ पे थोड़ा कल्चर है, अच्छा। और वहाँ पे ऐसा था कि सुपरमार्केट के बाहर ही ये सब चलता रहता था। अच्छा। काफ़ी टाइम हुआ था कि हम लोग गए हैं सुपरमार्केट और साइड में वो ड्रग डीलिंग कर रहे हैं, तो वो दिखता रहता था। तो कैसे बोलते कैसे हैं वो आके? बोलते नहीं है, वो जस्ट विस्पर करते हैं आपके कान में कुछ अच्छा। कुछ, तो पता चल जाता है। वही है, तो मतलब जो करते होंगे उनको पता होगा, हाँ, हाँ, कुछ हाँ। कोड वर्ड होते होंगे, हाँ। है ना? अच्छा। खैर फिर तो इस कॉलेज शुरू हो गया फिर, है ना? तो जो क्लासेस वगैरह लगती हैं किस तरीके से डिफरेंट होता है? खैर इंडिया में तो तूने कॉलेज किया ही नहीं, लेकिन इंडियन कॉलेजेस ऐसे ही हैं? मैंने इंडिया में कॉलेज किया है। किया है? हाँ, मैंने ड्यू में एडमिशन लिया था अच्छा अच्छा। आफ्टर 12। तो जैसे ड्यू में क्लासेस ली और उसके बाद तूने यूक्रेन में क्लासेस ली, तो एग्जैक्टली क्या डिफरेंस फील हुआ कि वहाँ का पढ़ाने का तरीका ऐसा है और इधर ऐसा है? ओके, तो जैसे इंडिया में हमारे में होता है कि आपकी 9 to 5 क्लासेस होते हैं, और उसके बाद आपकी वीक में या फिर एक मंथ बाद आपके एग्जाम्स होते हैं। बट यूक्रेन में क्या होता था, आपकी डेली क्लासेस होती है, एक दिन में आपका एक ही सब्जेक्ट, एक ही क्लास होती है जो कि अराउंड 1 आवर होती होगी या फिर 2 आवर की होती है मैक्सिमम, और उस दिन का जितना भी आपका वर्क होता है वो आपको उसी दिन क्लियर करना होता है। मतलब डेली बेसिस में हमारे टेस्ट चलते थे, कोई भी पेंडिंग वर्क नहीं रहता था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यूक्रेन में कि आप कोई भी चीज़ लैग नहीं करते हो, आप साथ साथ पढ़ रहे हो, आप साथ साथ उसके टेस्ट दे रहे हो, तो सारा सिलेबस स्मूथली चलता था। अच्छा, मतलब जो क्लास में कराएंगे सिर्फ 2 घंटे की क्लास लगेगी, हाँ, तो जो क्लास में कराया फिर उसी दिन टेस्ट लेंगे? उसी दिन उसका टेस्ट होता था, आपको पहले से ही वो प्रिपेयर करके आना होता था, टीचर उसको थोड़ा ब्रश अप करता था, और फिर आपके डेली वाइवा होते थे। यार सही चीज़ है यार ये। हाँ। तो साथ साथ तैयार होता है यार। साथ साथ होता था सिलेबस का। नहीं, वो दोनों तरफ से ठीक है ना, एक तो लर्निंग भी बेटर हो रही है, ऊपर से पाइल भी नहीं हो रहा ना पूरा कोर्स। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पाइल नहीं हो रहा, क्योंकि जो इंडिया के मेडिकल है, जब एग्जाम सीजन आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, बट यूक्रेन में आप डेली टेस्ट देते हो तो बहुत ही स्मूथ जर्नी चलती है आपकी। यार मेडिकल की भी क्या मतलब, तुम जनरली भी देखोगे ना किसी भी कोर्स को लेके, तो प्रोसीजर तो सबका सेम ही है कि पूरा सेम चलेगा और उसके बाद एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे। वही। तो वो इतना सारा सिलेबस हो जाता है कि कवर करने में भाई माथा खराब हो जाता है है ना? ठीक है, तो मेन सेगमेंट पे चलते हैं, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए, क्योंकि मीडिया में जो देखते हैं ना वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड होता ही है। एग्जैक्टली रो चीज़ें वो दिखाते नहीं हैं, बट जो वहाँ पे अवेलेबल हैं वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था एट द टाइम ऑफ वॉर। तो जब वॉर स्टार्ट हुआ तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को कैसे नोटिफाई किया था और किसने किया था, कि सबसे पहले तुम्हें कब पता चला था कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ वॉर वगैरह का सीन है? तो जनवरी में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसने एक एडवाइजरी दी थी कि आप यूक्रेन को टेम्पररीली छोड़ दो, बिकॉज कंडीशंस जो हैं वो अभी सही नहीं हैं। अच्छा। बट यूक्रेन में ऐसा था कि आपको 100% चाहिए अटेंडेंस, तो वो नहीं ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे थे। हाँ। तो बच्चे इसीलिए नहीं जा पा रहे थे वापस इंडिया, इसीलिए हम यूक्रेन में ही थे एडवाइजरी देने के बाद भी। अच्छा। तो उसके बाद जब धीरे धीरे पता चला, फेब्रवरी में अराउंड 24 फरवरी को हम लोग सो रहे हैं आराम से, और सुबह के 5 बजे मेरा एक फ्रेंड है, वो 2nd फ्लोर पे रहता है, और हम लोग 10th फ्लोर पे रहते थे, तो वो भाग के 2nd फ्लोर से 10th फ्लोर पर आया। हाँ। और हमारे गेट को बहुत ज़ोर से नॉक कर रहा है और बोल रहा है खोलो खोलो खोलो। हाँ। और हमने जब खोला तो वो इतना पैनिक कर रहा था, वो पूरा स्वेट हो रहा था, और फिर उसने बोला कि ब्लास्ट हो गया है और अब हम सब लोग कुछ डैमेज होने वाले हैं, हम सब मरने वाले हैं। उसने हाँ। लिटरली ये बोला कि हम मरने वाले हैं। तो हमने उसको बिठाया, हमने उससे पूछा क्या हो गया, तो फिर जब उसने बोला कि हमारे डैनीप्रो में ना एक रिवर है, अच्छा। तो रिवर के पास में एक बॉम्ब फूटा था। हाँ। तो और फोटोज़ भी उसने देखी थी, तो वो बहुत ही पैनिक कर गया। उसने तो ये सब बताया हमें, तो हमने जब चेक किया तो देखा मेरे फ़ोन पे अराउंड 30 मिस कॉल्स आई हुई है। फ़ोन तो साइलेंट होता है रात को, तो पता ही नहीं चला। देखा तो 30 मिस कॉल्स आई हुई थी। फिर जब पता चला कि हाँ एक्चुअली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और वॉर स्टार्ट हो गई। अच्छा। उसके बाद से फिर हम लोग रश किया, हमने फिर अपने पेरेंट्स से बात करी।
उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप पैनिक मत करो, रिलैक्स करो, और जो भी आपको ग्रॉसरी चाहिए वो 1 महीने के लिए आप स्टॉक कर लो, क्योंकि कुछ नहीं पता सिचुएशन का आगे क्या होने वाला है। तो हम लोग सुपरमार्केट भागे, वहाँ देखा तो सारी चीज़ें, मतलब कुछ नहीं था वहाँ पे, सब खत्म हो गया था। जैसे तैसे करके हमने जो भी एसेंशियल होता है वो अरेंज किया, हम अपने हॉस्टल आ गए। फिर हमारे हॉस्टल में वार्डन्स ने बोला कि आपको शिफ्ट करना है बंकर में। बंकर था हमारे हॉस्टल के नीचे ही था, मतलब अंडरग्राउंड में था। तो वो बहुत ही गंदी जगह थी, वहाँ पर बड़े बड़े चूहे थे और पाइप्स थे, मतलब बहुत ही गंदी जगह थी, वहाँ कोई नहीं रह सकता। तो वहाँ हमें 3 दिन के लिए रहना पड़ा था। हम अपना जो कोई सामान नहीं लेके गए थे, हम सिर्फ अपना एक बैग लेके गए थे जिसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, और हम कुछ पानी और कुछ बिस्किट्स वगैरह लेकर गए थे ताकि हम बस सरवाइव कर सकें वहाँ पे 3 दिन के लिए। तो हम वहाँ चले गए अपना सामान लेके। फिर एक ना सायरन बजता था हमारी सिटी में कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट ऊपर से गुजरेगा तो आपको रश करना है बंकर के अंदर। अगर सायरन नहीं बज रहा है तो आप आ सकते हो अपने रूम में, आप रिलैक्स कर सकते हो, बट जैसे ही सायरन बजना है आपको वापस जाना है बंकर में। तो ये हमने एक दिन में अराउंड 20-30 बार करा होगा, 10th फ्लोर से अंडरग्राउंड। अच्छा, तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी उस टाइम पे। तो तुम परमानेंटली शिफ्ट नहीं हो रहे थे बंकर में, वहाँ बस पे सायरन के टाइम पे वहाँ जाते पे थे? कोई शिफ्ट ही नहीं हो सकता। वहाँ पे एक तो बहुत ही छोटी सी जगह थी और पूरे हॉस्टल के लोग वहीं पर रहना था उनको, तो वहाँ जगह तो थी ही नहीं, आप कैसे रह सकते हो। कितनी स्ट्रेंथ होती होगी हॉस्टल की? हॉस्टल में अराउंड आपके 15 फ्लोर थे हमारे हॉस्टल में, और हर फ्लोर पर 20 रूम्स थे, और हर रूम के अंदर 2 बच्चे थे। फिर तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो जब वॉर हो रही थी तो एग्जैक्टली तुमने भी कुछ ऐसा विटनेस किया था कि गोली चल रही है या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो तुमने अपनी आंखों से देख ली वो चीज़? हमने एयरक्राफ्ट देखे थे काफ़ी सारे, हाँ। और एज सच बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं देखा, क्योंकि जो मेरी सिटी थी डेनिप्रो वो रशियन बॉर्डर से काफ़ी दूर थी। हाँ। जो स्टूडेंट्स थे कीव में और खार्किव में, कीव जो है कैपिटल है यूक्रेन की, हाँ। वहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टेंस थी। लकीली मेरे डेनिप्रो में सिचुएशन इतनी अच्छी थी कि आपको एज सच मेरा स्मूथ हो गया था जर्नी वहाँ पे, बट जो स्टूडेंट कीव और खार्किव में थे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। अच्छा, तो उनको कहाँ पे शिफ्ट किया हुआ था उन लोगों ने जो उधर कीव वगैरह में थे? जो कीव में बच्चे थे वो एक स्पेशल बॉम्ब शेल्टर होता है वहाँ पे, हाँ। वो सारे स्टूडेंट्स वहीं पर रुके हुए थे। कुछ ने अंडरग्राउंड वहाँ पे मेट्रो स्टेशंस थे, कुछ वहाँ पे चले गए थे, और कुछ स्टूडेंट्स तो एयरपोर्ट पे फंस गए थे। मतलब जब 24 को हुआ था, हाँ। तो 25 हमें पता नहीं था कि 24 को होने वाला है। मेरी भी फ्लाइट 25 की थी, क्योंकि हमने करा ली थी, और बाकी स्टूडेंट्स भी जब जा रहे थे एयरपोर्ट, तो जब ब्लास्ट हुआ तो वो वहीं पर फंस गए थे एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पर ही ब्लास्ट हुआ था। तो तुमको जैसे हॉस्टल से बंकर में लेके जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा होता था कि तुम खुद ही भाग रहे हो या फिर पूरी टीम आती थी, कोई सोल्जर वगैरह की तुमको ऐसे घेर के लेके जा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हॉस्टल में ऐसे कुछ नहीं होता था। हॉस्टल में जैसे ही सायरन बजता था हमें भागना होता था बंकर के अंदर। अच्छा, तो वो कनेक्टिविटी था, मतलब उसी का अंडरग्राउंड फ्लोर था? हाँ, बिल्डिंग में ही था नीचे। अच्छा, तो बस मतलब सायरन बजेगा तुम भागोगे, जल्दी से अंदर चले जाओगे। अच्छा, फिर तो इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ फिर जब तुमको वापस इंडिया आना था, तो एयरलिफ्ट कर रहा था इंडिया, इवैक्यूएट कर रहा था ना लोगों को वहाँ से, तो तुम्हारा क्या प्रोसेस था, कैसे वापस आए वहाँ से स्टूडेंट्स? ओके, इवैक्यूएशन के लिए इंडिया की जो फ्लाइट्स थी वो दूसरी कंट्री के बॉर्डर्स पर थी, जैसे कि रोमेनियन बॉर्डर पर थी, पोलैंड पर थी, और हंगरी बॉर्डर पर थी। मैं तो हंगरी बॉर्डर से आई थी। तो हम अराउंड 28 फरवरी को हम बस में गए थे बॉर्डर तक। हमें अराउंड 3 दिन लगे बॉर्डर तक पहुंचने में। फिर बॉर्डर पे हमने इमिग्रेशन किया हंगरी के लिए। फिर वहाँ पे हमने वेट किया एम्बेसी का कि आप आओगे हमें रेलवे स्टेशन से लेके, बट उनका कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था उनसे बिल्कुल भी। तो हम सुबह के हंगरी बॉर्डर पे बैठे हुए थे, और शाम को फिर एम्बेसी का कुछ आए लोग, हमें एम्बेसी लेकर गए, बट एम्बेसी वहाँ पे काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमें रखा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट हो गई थी इंडिया के लिए।
बट जो स्टूडेंट्स थे रोमेनिया से जो आ रहे थे और जो पोलैंड से आ रहे थे, उनको तो अराउंड 15 किलोमीटर्स चलना पड़ा था बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, और वो भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब जो वहाँ पे चेक पॉइंट्स पे यूक्रेनियन सोल्जर्स थे, वो बाकी सारे फॉरेनर्स को जाने दे रहे थे, बट पता नहीं क्यों वो इंडियंस को नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे बच्चे उनसे पूछ रहे थे, वो फ्रीज भी हो रहे थे क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर अराउंड -5 और -10 भी हो गया था। तो बच्चों के ब्लड प्रेशर गिर रहे थे और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी उस बॉर्डर को क्रॉस करने में। अच्छा, तो फिर उनको कैसे इवैक्यूएट कराया उधर? मैंने जैसे सुना था कि इंडियन फ्लैग जो था जिसकी गाड़ी पे लगा हुआ था उसको नहीं रोक रहे थे, इंडियन फ्लैग यूज़ करके पाकिस्तानीज वगैरह भी निकले वहाँ से, तो उनको कैसे इवैक्यूएशन हुआ था फिर? ये वाला जो सीन था वो इंडियन फ्लैग वाला, वो उन्हीं के साथ हुआ था जब, मतलब बेसिक? नहीं, इंडियन फ्लैग हमने अपनी, जब हम जा रहे थे डेनीप्रो से हंगरी बॉर्डर तक, तो हमने अपनी बस पे इंडियन फ्लैग लगाया हुआ था। तो उस दिन हमें पता चला कि इंडियन फ्लैग की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और कितना ज़्यादा उसने हमें सेव किया, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज़ के थे वो सबको रोक रहे थे, बट इंडियंस को वो जाने दे रहे थे ईजीली। हाँ। क्योंकि हमने अपने फ्लैग लगाया हुआ था, तो हमें अपने डेनीप्रो से बॉर्डर तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सोल्जर्स आ रहे थे, हमें चेक कर रहे थे, इंडियंस हैं, ओके आप जाइए आराम से। तो बॉर्डर तक तो हम ईजिली पहुंच गए थे बिकॉज ऑफ इंडियन फ्लैग। अच्छा, तो फिर वहाँ से वापस इंडिया आ गए अभी, है ना? वहाँ से एयरलिफ्ट हो गए वो और वापस इंडिया आ गए, क्योंकि इवैक्यूएशन के टाइम पे यार इधर इंडिया में जो मीडिया पे दिख रहा था ना, वो ऐसा दिख रहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो उस टाइम पे पेरेंट्स भी काफ़ी वरीड होंगे, क्योंकि तुम शायद कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे ना, डायरेक्ट कांटेक्ट तो कट ही हो गया था तुम्हारा। तो फाइनली जब तुम वहाँ से इवैक्यूएट होके इंडिया में लैंड किए तो मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन था? तो जब न्यूज़ में, तो जब मम्मी देख रही थी तो उन्हें लग रहा था कि मैं ही एक बॉम्ब ब्लास्ट के नीचे बैठी हुई हूँ। वो इतना डरी हुई थी। मैं उनको बोल रही थी आप प्लीज़ न्यूज़ मत देखो, और मैं उनको बोलती कि सब ठीक है यहाँ पे, बट फिर भी मदर हैं, उनको तो टेंशन होती है अपने बच्चे की। तो जब मैं पहुँची इंडिया में और हम जा रहे थे, मैंने देखा मेरी मम्मी खड़ी हुई है और मेरा ब्रदर खड़ा हुआ है, तो मैंने अपने सारे बैग छोड़े और मैं ऐसे भागी वहाँ पे उनके पास। इट वॉज मोस्ट प्रीशियस मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो फिर फर्दर जो तुम्हारी क्लासेस थी वो फ्रीज हुई होंगी, क्योंकि अभी तो कॉलेज भी नहीं चल रहा होगा, टीचर्स भी ट्रॉमेटाइज हैं, सिस्टम भी पूरा ख़राब हो गया होगा ना यार, वॉर हो रहा है। तो फिर क्लासेस कब से ऑनलाइन चली होंगी फिर, है ना? जैसे रीशेड्यूल किया होगा उन्होंने, तो फिर मतलब क्लासेस का क्या प्रोसेस रहा आने के बाद? ओके, तो यूक्रेन वाले इतने स्ट्रिक्ट है कि वॉर के बाद भी उन्होंने हमारी क्लासेस बिल्कुल भी फ्रीज नहीं करी। उन्होंने अराउंड 10 डेज़ में ही, जब हम इंडिया पहुंच गए, उन्होंने सारी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट कर दी थी। तो हमारी अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने लगाई। हमें एक होप थी कि ठीक है, शायद यूक्रेन हमारी पूरी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र ले लेगी किसी और कंट्री में, तो इसीलिए हम ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे थे। बट फिर बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई ट्रांसफ़र आपकी यूनिवर्सिटी नहीं करने वाली है। आपको अगर खुद लेना है तो आप ले सकते हो, बट एक ट्रांसफ़र का तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ। कैसे बता? इंडिया में जो MCC है उसने एक नोटिस निकाला कि जो 18 नवंबर से पहले वाले बच्चे हैं, जिन 18 नवंबर 2021 से पहले वाले बच्चे हैं, वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उनका इंडिया में वैलिड होगी डिग्री। बट 18 नवंबर के बाद वाले जितने भी बच्चे हैं वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, बिकॉज वो अभी गए थे और उसके बाद ही वॉर स्टार्ट हो गया। तो मैं गई थी दिसंबर में। अच्छा। तो मेरा ट्रांसफ़र बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे, बाकी बैच के, जो सितंबर में गए थे, उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया है कहीं कज़ाकिस्तान में, किर्गिस्तान में और जॉर्जिया, मेनली जॉर्जिया में लिया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ट्रांसफ़र। तो वो यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई है या वो किसी और यूनिवर्सिटी चले गए अब? नहीं, उन्होंने यूनिवर्सिटी कोई शिफ्ट नहीं हुई है, उन्होंने बस कॉलेज से अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकलवाई है और जॉर्जियन यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लिया। अच्छा, तो अभी उनका वहीं से कंटिन्यू होगा? हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर तो यहाँ पे हो गया, अब सेकंड ईयर वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है जॉर्जिया में अब? हाँ। अच्छा, तो अभी जो ये वाले बच्चे थे, अच्छा पहले इससे आने से पहले मेरे को एक चीज़ पूछनी है। जैसे अभी मैंने सुना है ऐसा कि जो डिग्री वैलिडिटी है वो MBBS का कुछ ऐसा होता है कि आप जब इंटरनेशनल करके आते हो तो आपको कुछ टेस्ट देने होते हैं इंडिया में आने के बाद भी, तब जाके वो वैलिड कंसिडर करते हैं। तो ऐसा यूक्रेन के साथ भी होता है कि आपने वहाँ से डिग्री की, आके आपको टेस्ट देना है, कुछ एग्जिट टेस्ट बोलते हैं शायद उसे?
हाँ, आप अगर यूक्रेन से या किसी भी फॉरेन मेडिकल से आप करते हो तो आपको इंडिया में आके FMGE देना होता है, फॉरेन अच्छा। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद आपको इंडिया में एक इंटर्नशिप करनी होती है, अच्छा देन आप वैलिड होते हो और फिर आप PG के लिए अप्लाई कर सकते हो इंडिया में। अच्छा, तो जो जॉर्जिया चले भी गए उनको फिर से आना है, टेस्ट उनको भी देना ही है, हाँ। तो वैलिड तो अभी भी नहीं है ना वो लोग। बस हाँ, उन्होंने ये बोल दिया कि कंसिडर कर लेंगे, टेस्ट तो फिर भी देना पड़ेगा अभी ना। बट मेरे केस में तो वो टेस्ट के लिए भी वैलिड नहीं था। अच्छा, तो टेस्ट भी नहीं दे सकते थे हाँ, वो, शायद इसलिए कि एक ही साल तो हुआ है, दोबारा कर लेंगे ना। अच्छा, फिर अभी तो फिर क्या फर्दर क्या सोचा जो स्टूडेंट्स थे वहाँ से जो यहाँ पे आ गए, कि अब आगे वो क्या करेंगे? जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स थे ऑब्वियसली उनका पूरा साल अब वेस्ट हो चुका है, हाँ, तो उन्होंने फ्रेश एडमिशन्स लिए हैं मोस्टली रशिया में और कज़ाकिस्तान में। और जो मैं हूँ मैंने अब दोबारा नीट दिया है और होपफुली इस बार आई गॉट सम मेडिकल सीट। अच्छा, तो अभी अब जो आगे एजुकेशन होगी वो वापस इंडिया से ही होगी ना? हाँ बिल्कुल शुरू से फ्रेश स्टार्ट दोबारा। हाँ चलो यार, बेस्ट ऑफ लक हो जाएगा यार। अभी देखो जो भी हो गया वो तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़ा डिसहार्टनिंग है सुनना कि तुम्हारे एफर्ट्स, क्योंकि इतना मुश्किल होता है यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको क्लियर करना, सीट सिक्योर करना, उसके बाद भी सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, एक साल वेस्ट हो गया, पैसे वेस्ट हो गए। खैर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, बट मैं तो यही बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक यार आगे के लिए। अभी जहाँ पे भी एडमिशन मिलेगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और काफ़ी मतलब थ्रेटनिंग सिचुएशन रही है यार, सुन के ऐसा लग रहा है कि क्या क्या हो रहा था, है ना? तो तुम तो वहाँ पे थे, तो ठीक है यार, किसी को ऐसी चीज़ें फेस ना करनी पड़े, है ना? काफ़ी अच्छा लगा मिलके, थैंक यू आने के लिए यार। थैंक यू सो मच। और आप लोगों से मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साइनिंग ऑफ।